नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब पे संचालित इस क्लासेस में, जहाँ पे हमारे केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक चल रहा था, कार्बन और उसके यौगिक। उसकी फर्स्ट क्लास हो गई थी, तो आपको उम्मीदें पसंद आई होगी। और आज सेकंड क्लास करेंगे। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपको देखने को मिलेगा कि इसी क्लास में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में इसी क्लास में से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस पूरा ध्यान लगा करके देखना है। आप में इसमें समझने की चीज़ें ज़्यादा है, करने की चीज़ें कम है। आपको समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझना है। उससे पहले कल का जो आपने पढ़ा था उसका एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन कैसे कि सबसे पहले हमने देखा था कि कार्बन कार्बन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 6 6, संयुक्त 4, चतुष्फल की। इसके क्रिस्टलीय प्ररूप होते हैं हीरा ग्रेफाइट फुलरीन। तो हीरा ग्रेफाइट फुलरीन में हमने देखा था ये हीरा, जहाँ पे कार्बन कार्बन बंध दूरी 1.54। और फुलरीन आपको पता ही होगा, उसमें भी इसी तरीके से कार्बन कार्बन बंध दूरी, जैसे हीरे में 1.54 है और इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। साथ में एक चीज़ था विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व का इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपको यहाँ पे थोड़ा नोट कर लेना है कि विशिष्ट घनत्व ये नहीं, ये विशिष्ट घनत्व आपको लिखना है यहाँ, ये 2.25 और ये 3.51 आपको लिखना है यहाँ पे। ये थोड़ा आपस में मिसप्रिंट हो गए। विशिष्ट घनत्व हीरे का देखेंगे तो 3.51, क्योंकि ये बहुत कठोरतम पदार्थ है। अणुओं की संख्या बिल्कुल पास में होती है, इसमें परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बहुत पास पास में होती है, इसलिए इसका ज़्यादा विशिष्ट घनत्व इसका ज़्यादा है 3.51। और जब हम इसको देखेंगे ग्रेफाइट को, तो ग्रेफाइट में विशिष्ट घनत्व होगा 2.25। ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप कर लीजिएगा। इसके साथ में फिर हमने देखा कि इसमें sp3 संकरण होता है, गलनांक इसका 3843। और ये बहुत कठोरतम पदार्थ है, फोनोग्राम की सुई में इसको बनाने में उपयोग होता है। ग्रेफाइट हमने देखा फिसलनशील, चमकदार और परतों के रूप में होता है। इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। sp2 इसकी sp2 संकरण होता है। और विशिष्ट घनत्व 2.25, ये आप करेक्ट कर लेंगे। 2.25 इसका है, 3.51 हीरे का है। 3.51 हीरे का है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। दो परतों की मध्य दूरी 3.40। ये विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। बचपन में क्वेश्चन भी आते थे कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? तो उससे आप लाइन को भी याद रख सकते हैं पूरा। फिर उष्मा गति के रूप से सर्वाधिक स्थायी कौन सा होता है? ग्रेफाइट। आगे देखेंगे फुलरीन। फुलरीन में हमने देखा था कि बंक मिस्टर फुलर के नाम पे एक रखा गया था। इसकी संरचना होती है जियोडेसिक गुंबद के आधार पे। जियोडेसिक गुंबद की तरह इसकी संरचना होती है, और मैंने कल आपको बताया भी था लेकिन दिखा नहीं पाया था। तो जियोडेसिक गुंबद कैसा होता है, अगर आप इसको ढंग से देखना चाहें तो ये देखिए, इस तरीके का गुंबद ये होता है जियोडेसिक गुंबद। ये देखिए, दूसरा आप एक और स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए जियोडेसिक गुंबद। अगर आप सिंपली फॉर्मेट में आप समझना चाहें तो आप जब गार्डन में जाते हैं, छोटे गार्डन में, वहाँ पे झूले लगे हुए होते हैं। झूले में इस तरीके का एक डोम बना होता है, जो बच्चे उस पर चढ़ते रहते हैं। यहाँ से यहाँ तक बच्चे चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, इनमें खांचों में से निकलते रहते हैं। तो ये वाला होता है जियोडेसिक डोम। और ये संरचना किसकी तरह है? बिल्कुल फुलरीन की तरह। फुलरीन में, इसलिए फुलरीन में सर्वाधिक स्थायी कौन सा होता है? C60 जो इसका सर्वाधिक स्थायी है। बकीबोल भी कहते हैं। इसकी संकरण भी sp2 है, और इसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.40। ठीक है, इसको, ये कार्बन कार्बन बंध लंबाई और sp2 संकरण, ये याद रखने की चीज़ें। फिर इसमें होगा आपके पास में 32 इसमें फलक होते हैं, इसमें 20 इसमें षटकोणीय और 12 इसमें पंचकोणीय होते हैं। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क की उपस्थिति में, अक्रिय गैसों की उपस्थिति में गर्म करने पर इससे क्या प्राप्त होता है? फुलरीन। ये भी आपको याद हो चुका होगा कि ग्रेफाइट से फुलरीन बनाया जा सकता है। फिर प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया, जिसको अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था, और ये बनाया था फ्रेडरिक वोलर ने। आपने करेक्ट कर ली, इसको याद कर लिया होगा कि फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया बनाया था, वो भी अमोनियम साइनेट से। इससे पहले मैंने एक और बताया था कि सबसे पहले पहले क्या सिद्धांत माना जाता था? उस सिद्धांत का नाम था जैवशक्ति सिद्धांत। आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं, नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि इससे पहले जो सिद्धांत चलता था वो जैवशक्ति सिद्धांत था, जहाँ पे ये माना जाता था कि ये जो जितने भी संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है वो हमेशा जीवों से या सजीवों से ही बनाए जा सकते हैं। मतलब ये कार्बनिक यौगिक सजीवों से निर्मित हो सकता है, उनके
कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए एक जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत पहले प्रचलित था और यह सिद्धांत दिया हुआ था बर्जीलियस के द्वारा। बर्जीलियस का नाम आपने आईयूपीएससी में सुना होगा। ये बर्जीलियस ने दिया था जैव शक्ति का सिद्धांत, जिसके बाद में फ्रेडरिक वोलर ने इसको गलत साबित किया और बताया कि ये अमोनियम साइनेट से यूरिया भी बन सकता है। तो इस तरीके से इसने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया बना के बताया और ये सिद्धांत गलत साबित हुआ, जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है। संयुक्त रूप से कोयला कितना पाया जाता है? 0.02। ये 0 है, आपके नोट्स में भी इसको थोड़ा सा 0.02 है। और आगे देखेंगे। अब हमने देखा था कि सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक, सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक होता है एसिटिक एसिड का। गलनांक मतलब इंग्लिश में भी जिनको जो इंग्लिश में पूछ रहे थे, तो इंग्लिश में आपको गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। आप बेसिक कॉमन सेंस से भी समझे तो जैसे हम देखते हैं कि डेयरी मिल्क हम लेकर के आते हैं गर्मियों के दिनों में और वो पिघल जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये मेल्ट हो गई। डेयरी मिल्क के लिए बोला जाता है कि ये चॉकलेट जब वो पिघली हुई होती है तो कि ये तो मेल्ट है, इसको जमा करके मतलब फ्रिज में रख देते हैं, तो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जब ठोस से ऐसा टेम्परेचर जिससे कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदल जाए, जिससे कोई से भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए वो जो आवश्यक ताप जो है, जो उसका वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठोस से द्रव में। और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा? जैसे कि आप देखेंगे कि पानी को उबालते हैं अपन, तो क्या कहते हैं? पानी बॉईल कर रहे हैं, पानी बॉईल कर लाओ या फिर गर्म कर लाओ। तो वो बॉईल जो उबलने वाला प्रोसेस होता है, उबलने वाला प्रोसेस मतलब कि जब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाने से जस्ट पहले वो अवस्था जहाँ पे बस बिल्कुल उबल रहा है, उससे और ज़्यादा ताप दिया जाए तो वो भाप में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। यानी कि द्रव से गैस में बदलने से जस्ट पहले जो जिस पे उबलता रहे वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होता है गलनांक और क्वथनांक। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि गलनांक और क्वथनांक सबसे ज़्यादा किसका है? एसिटिक एसिड का, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और सबसे कम किसके? मेथेन के, सबसे कम मेथेन के। फिर श्रृंखलन का हमने गुण देखा था कि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर के एक बड़ी श्रृंखला बनाता है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने देखा कि विवृत और संवृत। विवृत और संवृत कैसे? इसको इंग्लिश में ही बता दिया, ये इंग्लिश में ही है ये सारा। जैसे एलिफेटिक है, अब एलिफेटिक को आप इस तरीके से एलिफेटिक, ये एलिफेटिक हो गया। चक्रीय को लिख सकते हैं हम साइक्लिक। फिर एरोमेटिक को इंग्लिश में एरोमेटिक ही बोलेंगे, एलिसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक ही बोलेंगे। संतृप्त सेचुरेटेड, असंतृप्त अनसेचुरेटेड, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इनको इंग्लिश में भी एल्केन एल्कीन एल्काइन ही बोलते हैं। तो इंग्लिश के नाम भी इनके यही है, बस इनको जैसे एल्कीन को एल्कीन और एल्काइन इस तरीके से आप लिख दोगे तो बस वो इंग्लिश के नाम है, बस ये हिंदी में लिखे हुए नाम वो इंग्लिश के ही नाम है, सेम है। तो हाइड्रोकार्बन में हमने देखा कि दो तरीके के बनते हैं, एक विवृत श्रृंखला एलिफेटिक और एक समृत श्रृंखला साइक्लिक। तो एलिफेटिक में दो तरीके के होते हैं, सेचुरेटेड जो शांत हो चुके हैं यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, वो एल्केन। एल्केन में प्रत्यय अनुलग्न लगता है एन। और असंतृप्त अनसेचुरेटेड था एल्कीन और एल्काइन, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। इनका हमने और आगे अच्छे ढंग से देखा था। हाइड्रोकार्बन का नामकरण के लिए पहले तो कार्बन का आपको पता होना चाहिए, मेथ एथ प्रोब्यूट पेंटेक्सेप्ट ओक्टनोन डेक, ये आपका होता है प्रीफिक्स। जब भी आपको किसी भी यौगिक का नामकरण करना है, मान लो C2H6 मान लो इसका नामकरण करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 2। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो यहाँ पे आपको 2 कार्बन का मतलब हो गया एथ। फिर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है उसके आधार पे हम देखेंगे कि एल्केन है कि एल्कीन है एल्काइन है। अगर एल्केन है तो यहाँ पे एन लग जाएगा, एल्कीन है तो यहाँ पे ईन लग जाएगा, और एल्काइन है तो यहाँ पे आइन लग जाएगा। ये होता है सफिक्स, ये होता है प्रीफिक्स, यानी कि पूर्वलग्न और अनुलग्न। हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो ये उपसर्ग और प्रत्यय, ये शुरू वाला नाम, ये अंत वाला नाम। तो ये तो होंगे कार्बन का नाम, ये होंगे उसके बाद में क्या लग रहा है। तो बाद में अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एन, डबल बॉन्ड है तो यहाँ इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे आइन। और इनकी पहचान कैसे करेंगे? अगर हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल है, अगर यहाँ पे मान लीजिए C3 और H6 है, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन की संख्या डबल है तो ये हो गया आपके इन। हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 कम है तो ये हो गया आपके एन। और हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 ज़्यादा है, ये क्या हुआ? 2 कम।
और ये क्या हो गया, दो ज़्यादा, तो यहाँ हो गया आइन। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया था यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें पूछा गया था कि C5H10 C5H8 और C5H12। तो यहाँ आपको सीधी सी बात है कि जब मैंने बताया कि जब डबल है, कार्बन की संख्या से जस्ट डबल है, कार्बन तो कितने, 5, 5 का मतलब होता है पेंट, 5 का मतलब पेंट, कार्बन की संख्या से पहले नाम देखेंगे, 5 का मतलब हो गया पेंट, तो पेंट तो हो गया, ठीक है। और प्रत्यय क्या लगेगा इसमें, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन 10 का मतलब हो गया यहाँ पे जस्ट डबल CnH2n, तो यहाँ पे आ जाएगा इन, पेंट और इन, ये हो गया पेंटीन। अगर यहाँ पे जस्ट डबल से दो कम है, दो कम है, तो ये हो जाएगा, दो कम वाला हो गया एल्काइन, एल्काइन वाला दो कम -2 वाला हो गया एल्काइन, और एल्काइन का मतलब हो गया पेंटाइन। अगर दो ज्यादा है तो ये हो गया एल्केन, दो ज्यादा यानी कि CnH2n+2, ये अनुलग्न हो गया n, तो पेंटेन। यहाँ शायद अभी मैंने जो ये बताया था ये थोड़ा गलत हो गया था, मुझे पता नहीं है, पर यह कि इसमें ध्यान दीजिए आप, पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन, दो डबल है तो इन, और दो कम है, दो कम है तो एल्काइन, और दो ज्यादा है तो एल्केन, एन, इन और आइन, ठीक है। बस इस तरीके से आपको नाम निकालना आना चाहिए। चाहो तो मैं एक और चीज का बता सकता हूं, जैसे कि जैसे आप समझिए ये कार्बन की संख्या 2 है C2, और हाइड्रोजन की संख्या आपके पास में H6, यहाँ पे C2H4 और यहाँ पे C2H2। इनकी अगर संरचना भी बना करके देखना चाहें, संरचना बना के देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, 6 तो आप सीधे सीधे लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक कार्बन के 4 हाथ होते हैं, तो देख लीजिए आप इस कार्बन के 4 हाथ हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यहाँ हो गए कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। इसी तरीके से अगर इसकी देखेंगे संरचना, तो कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 ही लग रहे हैं, 4 ही लग रहे हैं, तो कहीं भी आप लगा दो, 1 2 और 3 और 4। इसका मतलब क्या है, अब कार्बन की यहाँ पे इसके पास भी 2 हाथ बच रहे हैं, इसके पास भी 2 बच रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, सीधा सा संरचना से पता लग गया कि इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इसी तरीके से C2 और H2, तो कार्बन के अब 3 हाथ वहाँ पे बचे हुए हैं, 4 में से एक ही काम आया है, तो यानी कि ये भी इधर से जुड़ रहा है और ये भी इधर से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है। तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे जस्ट दुगने से 2 कम, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो जस्ट डबल, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो दुगने से 2 ज़्यादा, इतने हाइड्रोजन होंगे। ये संरचना में आपने देख लिया, यहाँ सिंपल ही देख लिया, और इसका नामकरण आपको पता है कि कार्बन 2 है तो मेथ और एथ, एथ तो हो गया, एथ तो 3 में हो गया, और इसके बाद में बॉन्ड देखेंगे, मतलब हाइड्रोजन देखेंगे दुगने से 2 ज़्यादा है तो एन, एथेन, अगर दुगना है तो एथीन, और दुगने से 2 कम है तो एथाइन। इस तरीके से आप नाम बना सकते हैं, किसी भी कार्बन का कितने भी कार्बन हो और कितने भी हाइड्रोजन हो उसको देख करके आप सिंपली नाम बना सकते हैं। ये बनाना इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये बनाना बहुत जरूरी है। आप जब ये सिंपल हाइड्रोकार्बन से बनाना सीखेंगे, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक समूह होंगे, उसका उपयोग करके हम और ज़्यादा इसको अंदर IUPAC नामकरण वगैरह देख सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपली फॉर्मेट होता है एथेन, एथीन, एथाइन, ये बनाना आप देख लेंगे। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एथीन हो गया डबल बॉन्ड, और एथाइन ट्रिपल बॉन्ड, ये संरचना हो गया। आगे अनुलग्न की संख्या में इनका अन्य नाम था पैराफिन, ओलिफिन और एसिटिलीन। इतना उम्मीद है आप सब पढ़ लिए होंगे। आगे हम देखेंगे इसके बाद में समृद्ध श्रृंखला यानी कि साइक्लिक, चक्रीय और वलय, वलय वाले। तो वलय में 2 तरीके के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में बस इतना सा अंतर है कि एलिसाइक्लिक वे यौगिक होते हैं जो जलने पर धुआं नहीं देते हैं, और एरोमेटिक वो होते हैं जो जलने पर काला धुआं देते हैं। अंतर अगर देखा जाए तो अंतर सिर्फ इतना है कि जो जलाने पर बिना धुआं के ज्वाला के साथ जले,
बिना धुआं की ज्वाला के साथ जले वो होंगे एलिसाइक्लिक, और जो धुआं दे, काला धुआं दे, वो होंगे एरोमेटिक। सिंपली अंतर तो ये हो गया। दूसरी बात, दोनों होते हैं साइक्लिक। ये देख लो, ये भी गोल बन रहा है, ये भी गोल, यानी कि एक बंद वलय का निर्माण करते हैं। वलय ऐसी भी हो सकती है, वलय ऐसी भी हो सकती है, वलय ऐसी भी हो सकती है, वलय ये 5 वाली। इसका मतलब पता है क्या है? ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस पे यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, इसको इस तरीके से देखेंगे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब ये आपस में तो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बाकी बचे हुए हाइड्रोजन लगा दो, इसके 2 हाथ काम आ गए। अब 2 और लगा दो हाइड्रोजन, कि एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ऐसे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसमें दिखाई नहीं गए, पर ये संरचना वही है कि जो इसमें जितने कोने हो रहे हैं उतने उसमें कार्बन है। इसमें 5 कोने बन रहे हैं, तो इसमें 5 कार्बन है। इसी तरीके से ये जो श्रृंखला है, इसमें 6 कोने बन रहे हैं, ये देखो, तो यहाँ पे 6 कार्बन होंगे। 6 कार्बन कैसे? इसको यही बना दूंगा मैं, कि ये जो श्रृंखला आपके पास बन रही है संरचना, इसमें यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ और यहाँ। इस तरीके से 6 कार्बन है। कोई भी डबल बॉन्ड कोई सा भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सारे। और बचे हुए आप हाइड्रोजन लगा दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और यहाँ 2। इस तरीके से यहाँ पे बाकी जगह हाइड्रोजन होंगे। तो ये भी बंद वलय बना रहे और ये भी बंद वलय बना रहे, लेकिन फर्क इन दोनों में सिर्फ इतना सा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड ही है ज्यादातर। डबल बॉन्ड आएंगे तो एक आध आ जाएगा, एक दो, पर एक विशेष संरचना में एक फिक्स डबल बॉन्ड नहीं आएगा। जैसे कि एक इसमें क्या होगा, इसमें एक निश्चित डबल बॉन्ड है। ये वाली जब संरचना है, इसमें भी वही 6 कार्बन है, ये भी वही बंद वलय है, लेकिन इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड फिक्स जगह पे। कैसे? इस वाले में ऐसा होगा कि ये कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें क्या होगा, एक के बाद एक लगातार डबल बॉन्ड होंगे। जैसे एक यहाँ पे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर एक यहाँ पे, हो गया 3 डबल बॉन्ड हो गए। अब बचे हुए हाइड्रोजन लगा दो, तो ये इस कार्बन के 3 हाथ काम आ गए, 1 2 और 3। तो चौथी जगह यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 काम आ गए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक, तो यहाँ सब जगह एक एक, सबके 3 काम आ चुके हैं, तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। ये हो गई। इसको दूसरी तरीके से हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें ये और ये, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और ये बहुत उपयोगी तत्व है। इसके ऊपर पूरी एक किताब लिखी जा चुकी है। आगे जा करके जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो इसमें पूरी एक किताब होती है। इसको बोलते हैं हम बेंजीन। नाम ध्यान रखना है इस श्रृंखला का, सिर्फ इतनी संरचना याद रख लो, आपके ये सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। सिर्फ इसका अंतर पता होना चाहिए कि एलिसाइक्लिक क्या होता है, जो धुआं के साथ नहीं जलता है, और एरोमेटिक क्या होता है, जो काले धुएं के साथ जलता है। फिर इसमें क्या होता है एलिसाइक्लिक में, साइक्लोहेक्सेन, इसका एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे भी कार्बन 6 है, यहाँ पे भी कार्बन 6 है, लेकिन इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके के जब अवयव आएंगे तो उनके नाम के आगे लगता है साइक्लो। और जब इस तरीके के अवयव आएंगे, जैसे ये फिक्स अवयव है C6H6, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेंगे कि ये होता है बेंजीन। इस तरीके से ये बनाया जाता है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड हो सकता है, चाहे इस जगह से शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो, एक छोड़ के एक। तो ये हो गया बेंजीन, और ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से ये भी साइक्लो वाले हो गए। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। ये 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन। तो ये इनके आगे लगाया जा सकता है साइक्लो। अब ये इनमें डिफरेंस मेन इसलिए क्योंकि ये दिखते तो इनकी तरह क्योंकि इसमें बन रही है वलय, लेकिन ये जो काम करते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो उन्हीं की तरह होते हैं जो एल्केन एल्कीन एल्काइन होते हैं, उन्हीं की तरह इनके गुण होते हैं। यानी कि बीच वाली चीज हो गई दोनों की। तो अंतर सिर्फ इतना है, एलिसाइक्लिक मतलब जो बिना धुआं के साथ जले, और एरोमेटिक मतलब जो काले धुएं के साथ जले। और एलिसाइक्लिक में साइक्लो आ जाएगा, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये रहा। चक्रीय हाइड्रोकार्बन के नाम के पूर्व साइक्लो लगाया जाता है। तो ये 3 कार्बन वाली श्रृंखला बन गई, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। ये 4 कार्बन वाली बन गई C4H8 साइक्लोब्यूटेन। अगर इसी तरीके से ये 5 कार्बन वाली हो जाए, सिर्फ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने समझने के लिए, तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लो का मतलब क्या हो गया, ये एक बंद वलय संरचना बन रही है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये साइक्लो वाले हो गए, और ये हो गए आपके चक्रीय मतलब एरोमेटिक। ठीक है, अब एक चीज और होती है
इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि संरचनात्मक समावयवी, संरचनात्मक समावयवी क्या होते हैं कि जिनकी स्ट्रक्चर समान होती है, स्ट्रक्चर समान नहीं होती है, यानी कि सूत्र तो इनका यही है। ये एक एग्जांपल है, जैसे कि C4H10, ये इसका सूत्र है। अब C4H10 तो आपको पता है, लेकिन इसकी संरचना आप कैसे बनाएंगे? इसकी संरचना दो तरीके से बन सकती है। दो तरीके से कैसे? कि या तो आप कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन आप जोड़ दिए, C4 हो गया, और H10, तो H10 आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब जगह हाइड्रोजन लग गए, सब जगह आप हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये बन जाएगी C4H10। यहाँ सब जगह आप हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये बन गई सीधी श्रृंखला। लेकिन आप मान लीजिए कि आपको ऐसे नहीं बनाना और आप बनाओगे ऐसे, 1 2 3 तो आपने यूं लगा दिया, और चौथा आपने इसी पे लगा दिया, एक कार्बन मान लो इस पे लगा दिया। अब आप बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो, देखिए हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं, हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं, तो आप ये समझ लो 1 2 3, ये कार्बन की चारों हो गई पूरी, फिर 1 2 3 इस कार्बन की चारों हो गई, 1 2 3, और इस पे 3 पहले से है तो इस तरफ एक और, तो यहाँ पे भी C4H10, सूत्र तो यही बना इसका, C4H10 C4H10, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग हो गई, संरचना अलग अलग। ये दो ही तरीके के इसमें बन सकते हैं, या तो आप सीधी 4 बना दो, या फिर एक कार्बन को यहाँ किसी पे भी लटका दो। ये इस कार्बन को हमने यहाँ से हटा के यहाँ लटका दिया, तो ये अगर आप यहाँ से हटा करके और कहीं लटकाओगे तो सीधी बन जाएगी। अगर आप यूँ बनाओगे ये और ऐसे, तो आप देखा जाए तो ये तो सीधी ही है, आपने उसको मोड़ दिया अलग, बस और कुछ नहीं। ऐसे नहीं बना करके आप बना देंगे कि ऐसे 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 और ऐसे, इस तरीके से बनाओगे तो भी वही है, तो ये तो यही होगी। लेकिन असल में ये दो तरीके की बन सकती है, एक तो हो गया ये सीधी श्रृंखला, और एक हो गई है शाखित श्रृंखला, जिसमें आपने एक कार्बन को उठा के यहाँ पे कहीं पे भी लटका दिया बीचों बीच वाले पे। तो ये ब्यूटेन हुआ ब्यूटेन, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग हो गई। इसलिए इस तरीके से वे यौगिक जिनकी संरचनाएं अलग अलग होती है लेकिन उनका सूत्र समान होता है, ये रहा। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो, अणुसूत्र समान हो गए, C4H10 ही है यहाँ पे, लेकिन इनकी संरचना भिन्न भिन्न हो गई, ये संरचना और ये संरचना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संरचनात्मक समावयवी। सिर्फ समझने की चीज़ है कि संरचनात्मक समावयवी क्या होते हैं, जिनके अणुसूत्र तो समान हो गए और संरचना भिन्न भिन्न हो गई। आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया कि जैसे जितना पूछा जाएगा आपसे, या तो ब्यूटेन का पूछेगा या पेंटेन का पूछेगा। ब्यूटेन का यहाँ पे आएगा, ब्यूटेन का आपको पता है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाले C4 वाली, C4 वाली श्रृंखला में ये दो तरीके के संरचनात्मक समावयवी बन गए। कितने हो गए? 2। अगर आपसे पूछे पेंटेन का, तो पेंटेन का इसमें हो जाएंगे C5, 5 कार्बन, 5 कार्बन वाली में 3 तरीके से संरचनात्मक समावयवी बन सकते हैं, और ये 3 हम बताएंगे आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो ब्यूटेन पेंटेन इतना ही आपकी बुक में, और इतना ही पूछा जा सकता है। इससे कम वाली में संरचना ज़्यादा बनती नहीं है, तो इससे ज़्यादा वाली में 6 वाली में और ज़्यादा बन सकते हैं, जितना आगे जाते जाएंगे उतना बनती जाएगी। पर आपसे ब्यूटेन और पेंटेन, ब्यूटेन में कितनी है? 2, और पेंटेन में कितनी संरचनात्मक समावयवी है? 3, और ये आगे बना के बताऊंगा कि 3 कैसे। ठीक है, संरचनात्मक समावयवी हो गए। आगे इसको देखेंगे, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रकार्यात्मक समूहों से जुड़ना, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इनको, प्रकार्यात्मक समूह से जुड़ना। तो प्रकार्यात्मक समूह कौन से होते हैं? अब तक तो हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, अब तक हम बात कर रहे थे कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ना। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन की जगह कुछ जगह क्या होता है, हाइड्रोजन को हटा करके कुछ और चीज़ें जुड़ जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके की चीज़ें जुड़ जाती है। तो वो जुड़ने में ऐसे बनते बहुत सारे तरीके के, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 5 तरीके की चीज़ें, ये 5 आपके सिलेबस में 10th की बुक में एनसीईआरटी में ऐसे कैसे पूरी टेबल बनी हुई है। इन 5 को आप पढ़ लोगे तो बस आपका क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं। इसमें आगे आप जाते जाओगे तो मैंने बोला इसके ऊपर एक पूरी किताब होती है, आगे जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से एक अलग ब्रांच निकल आती है, इसमें एमएससी भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी ब्रांच है। पर आपको सिर्फ ये 5 के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहला इसमें हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब इसमें हेलोजन, हेलोजन होते हैं कौन कौन से? हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, आगे इस तरीके की एक पूरी जब
आवर्त सारणी हम देखते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे एक बनी हुई होती है, उसको हेलोजन वाली जो लाइन होती है उसमें ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपने देखा होंगे हमेशा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको हम साथ में पढ़ते हैं, या आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक से अगर याद करना चाहें कि ये कौन कौन से होते हैं, तो ये तो फ्लोरीन आपको पता ही है, तो ये फिर कल बाहर आई आंटी, सिर्फ इतना से याद रखना है, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर कल बाहर आई और आंटी, इससे आपको ये सारे याद हो जाएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन, जिसमें भी ज़्यादा काम यही आते हैं आपके, क्लोरीन, ब्रोमीन, थोड़े बहुत कभी कभी फ्लोरीन या आयोडीन भी काम आ जाते हैं, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन इतना भी आप याद कर लेंगे तो आप ये बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जैसा हम हाइड्रोकार्बन देख रहे थे, कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला, उसमें कुछ जगह पे जैसे हाइड्रोजन हटकर वहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ हो, तो उसका नाम क्या होगा, सिर्फ आपको नाम बताना है, पहचान पहचान करना है, सिर्फ आपको नाम पता करना है। कि जैसे कि ये संरचना है, आपको बताता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक जगह लग गया क्लोरीन और बाकी जगह लग गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग गया, तो इसका नाम क्या होगा, या क्लोरीन नहीं मानो, यहाँ पे मान लो अब ब्रोमीन लग गया, तो नाम क्या होगा। बस आपको सिर्फ इतना सा बताना, इतना सा चेंज हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ भी हो सकता है। जब इस तरीके के आपके पास में हेलो एल्केन आ जाए यहाँ पे लगे हुए, तो इनमें ये क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब लगे हुए आएंगे, तो इनमें क्या होगा कि इनका पूर्व लग्न इनके नाम से ही जुड़ा हुआ नाम होगा। जैसे क्लोरीन आए तो आपको लगाना है क्लोरो, ब्रोमीन आए तो आपको लगाना है ब्रोमो, इस तरीके से, और क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन आए तो लगाना है आपको फ्लोरो, फ्लोरो, और आयोडीन आए तो आयोडो। ज़्यादातर क्लोरीन, ब्रोमीन ही आते हैं, तो आपको फ्लोरो और आयोडो, इनका जो शुरुआत का आधा नाम है वो आपको लगाना है। जैसे कि ये तो आपके पास में 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, ठीक है। इसके आगे लग रहा है मान लो क्लोरीन, तो यहाँ पे आपको क्लोरीन का मतलब आपको लगाना है क्लोरो, क्लोरो, प्रोप, और वही हाइड्रोजन के हिसाब से क्लोरोप्रोपेन। सिर्फ इतना सा आपको चेंजेस करना है, क्लोरोप्रोपेन। अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह आप मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन नहीं हो के ब्रोमीन होता, तो आपको क्या लगा देते आप, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। अगर आप ये समझिए कि यार 3 कार्बन नहीं हो के 4 कार्बन होते, अगर आपके पास में श्रृंखला इस तरीके से होती है 1 2 3 4 कार्बन, और उसमें कुछ लगा हुआ था मान लो आयोडो, मतलब आयोडीन लगा हुआ था, तो आप क्या लिखते इसको, आयोडो ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, तो आयोडो ब्यूटेन। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, 5 कार्बन मतलब पेंटेन। तो बस जितने आपके कार्बन है उससे तो आपने नाम निकालना पहले देख लिया। अब क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, आयोडीन आ गया तो आयोडो। इस तरीके से आपको बस पहली चीज तो हो गई हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आपको सीधे सीधे क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये लगे हुए आ जाएंगे। ये आ गया आपके पास एग्जाम्पल, ये रहा क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ये रहे। इस तरीके की आपके पास में ये संरचना भी इस तरीके की बनी हुई आ सकती है, संरचना आ जाए चाहे नाम आ जाए, अणुसूत्र आ जाए, आप इसका नाम बता सकते हैं। सीधे से आपके पास में ये होगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ज़्यादा आपको डरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास में ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में आपको पता लग जाए क्लोरीन मतलब क्लोरो, और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। ये क्लोरीन नहीं, ये ब्रोमो, बी आर, बी आर, ये है बी आर, ठीक है। ये पहली चीज हो गई, इसको आपको अभी के अभी समझते हुए चलना है बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम आगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हो गए हेलो एल्केन, क्लोरो, ब्रोमो। दूसरे हो गए, अब ये हो गए थोड़े से कंफ्यूजिंग, कैसे कि सबसे पहला होता है एल्कोहल। एल्कोहल में आपके पास में ओ OH लगा हुआ आएगा, एल्कोहल जब यौगिक जुड़ा हुआ होगा तो आपके पास में लगा हुआ आएगा ओ OH। फिर आपके पास में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आपके पास में क्या लगा हुआ आएगा, एल्डिहाइड में आपके पास आएगा CHO, ठीक है, CHO, इसको ये लिख सकते हैं आप CHO। ये एल्डिहाइड में लगा हुआ आएगा आपके पास में। जहां पे जब क्या क्लोरो या ब्रोमो लगा हुआ रहा था, वहां पे आपके पास में यदि OH लगा हुआ जाए तो वो होंगे एल्कोहल, अगर आपके पास CHO लगा हुआ जाए तो वो होंगे एल्डिहाइड। यहाँ पे आपके बीच में CO आ जाए, सिर्फ C और डबल बॉन्ड O,
यानी कि आप CO मान लो, CH2CO CH2 इस तरीके से नाम आ जाए, CH3CO CH3 इस तरीके से नाम आ जाए तो वो होंगे कीटोन। CO आ जाए तो वो होंगे कीटोन। आपको बस पहचान करना है, OH हो तो एल्कोहल, CHO हो तो एल्डिहाइड, CO हो तो कीटोन, और COOH हो, इसमें क्या हो गया COO और H, C के साथ एक ऑक्सीजन ये रहा डबल बॉन्ड से और एक यहाँ पे OH जुड़ा हुआ, तो COOH COOH, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से आपके पास में कुछ भी लगा हुआ आ सकता है। यहाँ आपको ऊपर दिख रहा है कार्बोक्सिलिक, एक सेकंड रुकिए। तो अब आपके पास में दिख रहा होगा ऊपर से पूरी लाइन कि कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। सिर्फ आपको इन चारों का ध्यान रखना है, एल्कोहल जैसे OH क्या है, एल्कोहल COOH, या फिर CO कीटोन CO लगा हो, या फिर आपके पास में CHO एल्डिहाइड। इनका आपको बिल्कुल डिफरेंस करना है। डिफरेंस कैसे, आपको बिल्कुल अभी छप जानी चाहिए कि OH हो तो क्या होगा, COOH हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, CO हो तो कीटोन होगा, और ये OH हो तो एल्कोहल होगा। इन चारों में आपको अंतर पता होना चाहिए। इन चारों का आपको डिफरेंस अगर दिख गया कि ये सिर्फ OH लगा हुआ है, यहाँ COOH लगा हुआ है, यहाँ CO लगा हुआ है, या CHO, ये ऐसे के ऐसे आपको दिखेंगे। अगर ये अंतर आप कर पा रहे हैं तो आप इसका नामकरण बिल्कुल आराम से करेंगे, बहुत आसानी से। सिर्फ इन चार का आपको ध्यान रखना है, होते और भी हैं लेकिन आपको सिर्फ इन चार का ध्यान रखना है। इनका अंतर वैसे करना है जैसे जैसे लड़कियां अगर नेल पेंट या फिर लिपस्टिक लेने जाती है तो जब लाल कलर में भी अलग अलग डिफरेंस कर लेती है कि ये वाला लाल नहीं वो वाला लाल, वैसे ही आपको ये दिखना चाहिए कि ये CO है और ये CHO है, इसी तरीके से। या फिर लड़के दूर से गाड़ी को देख करके बताते हैं कि ये कौन सी वाली गाड़ी है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, कि शिफ्ट में ये है और डिजायर में ये है, वो दूर से ही देख के बताते हैं। सिर्फ उसी तरीके से आपको यहाँ पे बिल्कुल पहचान अलग अलग होनी चाहिए। ये चार पहचान अगर आप हो गई, OH मतलब एल्कोहल, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, और एल्डिहाइड मतलब CHO, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये पहचान गए आप नाम, तो आपको क्या करना है कि जब यहाँ OH आए तो नामकरण करने में क्या होगा कि यहाँ पे आपको ओल लगाना है। जैसे मेथेन के आगे आ जाए तो मेथेनॉल, प्रोपेन के आ जाए प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। जब ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन कुछ भी आगे तो होगा ही होगा, लेकिन आखिरी में क्या होगा, OH लगा हुआ। एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के आगे यहाँ पे आपके पास OH लगा हुआ है। हो सकता है ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर आप अपने नोट्स में देख सकते हैं कि ये OH लगा हुआ है, तो इसका मतलब 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, प्रोपेन के आगे OH लगा हुआ है तो प्रोपेनॉल। तो यानी कि एल्कोहल का अनुलग्न क्या है, अनुलग्न सफिक्स ये है ओल। एल्कोहल OH आ जाए तो आपको लगाना है ओल। एल्डिहाइड आ जाए, एल्डिहाइड में इसका अनुलग्न है एल। याद रखने वाली बात सिर्फ ये है, अनुलग्न। ठीक है, ये तो पहचान करनी है और पहचान से आपको अनुलग्न याद रखने कि OH आ जाए तो ओल, एल्डिहाइड आ जाए तो एल। एल कैसे कि देखिए आप 3 कार्बन है, तीसरे कार्बन पे यहाँ अंत में जो श्रृंखला बन रही है CH और डबल बॉन्ड O, CHO, तो यहाँ क्या हो गया 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, प्रोपेन के आखिरी में ये लग रहा है CHO, तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड का मतलब आपको क्या लगाना है, एल, तो प्रोपेन एल। आप बस 2 मिनट सब्र रखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप इसको मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से देखिए। कीटोन, कीटोन में क्या होगा, कीटोन का ओल, ओन, कीटोन का अनुलग्न होगा ओन, ON, और इसका क्या हो गया ओल, तो ओन में क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O, जैसे ये आ गया कीटोन, C डबल बॉन्ड O आ गया। सिर्फ ये इधर भी आपके कोई कार्बन श्रृंखला है, इधर भी कोई कार्बन श्रृंखला है, सिर्फ ये C से डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, अगल बगल में आपके कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, तो ये हो गया प्रोपेनोन। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, और आप में आखिर में जोड़ना है ओन। तो एल्कोहल है तो ओल, प्रोपेनोल, प्रोपेनेल और प्रोपेनोन। सिर्फ इससे पहचान करनी है OH है या CHO है या CO है। कार्बन कितने भी हो उससे तो आप नाम कर सकते हैं। आखिरी में क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, उससे आप इसका नामकरण कर सकते हैं। और ये है आपके पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी तो बहुत आसानी से पहचान हो जाएगी, COOH, ये रहा
COO और H, तो वही 3 कार्बन है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोपेन, प्रोपेन के आखिरी में आपके पास क्या जुड़ेगा, इसका ओइक एसिड, ओइक अम्ल या ओइक एसिड। तो ओइक अम्ल कैसे होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का इसका नाम हो गया ओइक एसिड। तो ये 3 कार्बन प्रोपेन ओइक एसिड, तो प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, ये हो गया आपके पास प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल। अब इनको चारों को एक साथ अगर देखें, चारों को एक साथ देखें तो आप ये देखिए एल्कोहल का नाम ओल, एल्कोहल से ही जुड़ा हुआ है, एल्कोहल, एल्कोहल। अगर इंग्लिश में आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो आखिरी में आपके पास में आएगा OL, तो इसीलिए आपके यहाँ पे जुड़ रहा है ओल। फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसलिए कि इसमें एल यहीं आ रहा है एल, इसलिए एल्डिहाइड। कीटोन क्यों, क्यों कीटोन में आ रहा है ओन, आखिरी में ONE, तो इसलिए कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें तो आपको दिख ही रहा है ओइक एसिड लास्ट में। तो यहीं से इनके नाम लिए गए, यहीं से नाम लिए गए, ये इनकी पहचान हो गई। इस पहचान से आपको इसके नाम निकालने आ जाएंगे। अगर आप देखें सबसे मेन आपके पास में हो गया, जैसे जब आपके पास C+O और OH ये जुड़ा हुआ हो, या फिर आपके पास में जुड़ा हुआ हो C+O, या फिर कुछ इस तरीके से हो, या आखिरी में आपके पास जुड़ा हुआ हो CHO, या फिर आपके पास जुड़ा हुआ हो OH। एक बार मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ कि OH का मतलब क्या हो गया, एल्कोहल, एल्कोहल। तो यानी कि एल्कोहल में आपको ओल, ओल जोड़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड या ओइक अम्ल। कीटोन में आपको ओन जोड़ना है, और ये हो गया एल्डिहाइड यानी कि एल। ये तो आपको इससे पहचान करके इसका नाम जोड़ना है। अब आगे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं उससे उसकी श्रृंखला निर्मित होती है। मान लीजिए हम यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला बना दें, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आपको पता लग जाएगा कि 1 2 3 4 ब्यूटेनोल, ये क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोल। अगर आपके पास में यहाँ पे भी वही 4 कार्बन हो, 1 2 3 और ये एक इसके साथ में, तो 4 कार्बन हो गए, तो ब्यूटेनोइक एसिड। या फिर आपके पास में ये है ओन, तो यहाँ आप समझ लीजिए कि एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, या फिर एक और ओहो, 5 कार्बन हो गए, तो ये आपके पास में इसको लिख सकते हैं पेंटेनोन। ठीक है, बस इतना सा समझिए आप। जब इसको पहचानना समझिए कि OH COOH CO, और यहाँ पे आप ये समझ लीजिए यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मतलब एथ, तो एथेनेल। ज़्यादा IUPAC नामकरण में आपको जाना नहीं है, जितना आपके लिए जरूरी है सिर्फ उतना मैं बता रहा हूँ कि जरूरी आपके लिए इतना है। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाते हैं, ये समझ लीजिए आप। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके पास यही आएंगे। आज की क्लास में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 4 ओल, ओइक अम्ल, ओन और एल, इन चारों को तो आप रट लीजिए बिल्कुल। पहचान इसको बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बाज की नज़र की तरह आपकी पहचान होनी चाहिए कि OH हो, OH तो एल्कोहल OH, COOH हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, CO हो तो कीटोन, और CHO हो तो एल्डिहाइड। ये आप चारों को जब आप पहचान लेंगे तो आपको इसका नामकरण करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। आज हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आपको थोड़ा सा इसका अच्छे से पता लग जाएगा। जैसे कि ये रहा कि निम्न यौगिकों में संरचनाओं का नामकरण क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके NCERT से ही लिए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि CET 2024 या CET 2023 में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा बता दिया आज, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत आपके स्तर का ही है। ज़्यादा स्तर में वैसे भी नहीं लेके जाता, आपको जितना समझ में आएगा उतना ही मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको समझ में नहीं पा रहे तो आप इसको रट लीजिए थोड़े से। 4 नाम है टोटल, और फ्लोरो क्लोरो तो आपको वैसे दिख जाएगा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब एथ, पेन एथ, 2 कार्बन मतलब एथ। और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो मैंने बताया था ब्रोमो पहले आएगा, तो ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। इसका नामकरण अगर आप कर पा रहे हैं तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया ब्रोमो एथेन। ठीक है, अब यहाँ सिंगल कार्बन है और यहाँ आपको दिख रहा है CHO,
सिंगल कार्बन है, मेथ, और CHO आप दिख रहा है, तो आप यहाँ देखिए CHO का मतलब क्या था, ये रहा, ये रहा, आप टेबल में देखिए सीधे कि CHO का मतलब एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में आपको जोड़ना है एल, एल आपको जोड़ना है, ये मैं बता देता हूं। और सिंगल कार्बन है, तो आप 2-3 सेकंड सोचिए कि इसमें हो क्या सकता है कि सिंगल कार्बन प्लस एल, सिंगल कार्बन हो गया मेथ, और एल आपको जोड़ना है, तो मेथेनेल, मेथेन, मेथेन और एल, तो मेथेनेल हो गया सीधा सा नाम। यही आप देखिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, कार्बन यहाँ पे हो गया 6, तो 6 का मैं बताता हूँ हेक्स, हेक्सेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये हमने पहले ही देख लिया, कल की क्लास में भी देखा, आज रिवीजन भी किया। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, आइन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, तो हो गया हेक्साइन। हालांकि इसमें नंबर भी बताना होता है कि कौन से नंबर पे, तो ये 1 2 3, इधर से देखे तो भी 3 और इधर से देखे तो भी 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 हेक्साइन। इससे ये पहचान होती है कि तीसरे नंबर पे आइन है। अगर ये इधर होता, दूसरे नंबर पे होता, तो यहाँ लिख देते 2 हेक्साइन, चौथे नंबर पे होता था 4 हेक्साइन, जिस नंबर पे है उस नंबर पे हम आगे लिख देते 3 हेक्साइन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, और आइन ये आइन, इसको लिखेंगे आइन, और तीसरे नंबर पे इसलिए इसको लिख देंगे 3 हेक्साइन। आ रहा है समझ में आपको? तो जितने कार्बन होंगे उससे तो आपको गिनती देखनी है, और जो चीज़ इसमें लगी हुई है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो इन आइन, फंक्शनल ग्रुप है तो ब्रोमो, एल्डिहाइड का एल, कीटोन का ओन, या कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक एसिड, ये आपको बस इतना सा पता हो तो आप इसके सबके नामकरण कर सकते हैं। इतना ही आपके पास नामकरण पूछा जाएगा, और कोई बहुत ज़्यादा हार्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब ये CH3COOH इस तरीके से लिखा हुआ आ गया, CH3COOH, इसको अगर हम बनाएं तो वही CH3COOH, तो एक O तो यहाँ और एक O यहाँ OH। ये मैंने आपको वैसे भी बताया था कि COOH दिखे तो क्या है, या फिर ऐसे आप यहाँ पे देख लीजिए COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब ओइक एसिड, और 2 कार्बन का मतलब हो गया एथ, 2 कार्बन का मतलब हो गया एथेन, एथेन 2 कार्बन हो गया, और ये COOH है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ओइक एसिड, ओइक अम्ल हिंदी में देखे तो इसको आप क्या लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एथेनोइक अम्ल। बस आपको सिर्फ ऐसा दिया जाएगा, सीधे से आपके पास ऑप्शन से पूछा जाएगा कि क्या है। यहाँ आपको फिर भी थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन अगर आप इनको एक बार बनाना सीख गए तो 4 ऑप्शन में देख करके आप बहुत अच्छे से पहचान कर सकेंगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे आएंगे, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन। अब आपको सीधे से पता है जब ब्रोमीन है तो ब्रोमोएथेन ही होगा, या फिर कुछ एथेन की जगह प्रोपेन लिख देगा वो गलती से, तो आप बहुत आसानी से इनको बहुत आसानी से पहचान लेंगे। बस यहाँ इतना सा देखिए, ये हार्ड क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम में, इससे भी ईजी आएंगे। कैसे, CH3COOH यानी कि एथेन ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। C5H11Br यानी कि 5 कार्बन है, 5 कार्बन का मतलब हो गया पेंटेन। अब आपके पास में क्या है, ब्रोमो, Br है मतलब ब्रोमो, और ब्रोमो आता है पहले अनुलग्न, तो ब्रोमो पेंटेन। आ रहा है आपको समझ में? आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ब्रोमो की जगह क्लोरो हुआ, Cl हुआ, क्लोरीन हुआ, तो क्लोरोपेंटेन, आयोडोपेंटेन, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, आएगा इसी तरीके से। यहाँ आपके पास आ गया C3H8CO, CO आप ये देखेंगे, CO कीटोन की पहचान है, ये CO ऐसे भी लिखा सकता है, CO बना हुआ भी आ सकता है संरचना में, तो CO होता है कीटोन, और कीटोन में आपके पास लगता है ओन। तो आप यहाँ देखिए कि एक तो आपको लगाना है ओन, दूसरा आपके पास कार्बन कितने, 3 और 1 4, 4 कार्बन मतलब मेट एथ प्रो ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूटेन प्लस ओन, ये हो जाएगा आपके पास ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। इस तरीके से आ सकता है C3H8CO, या इस तरीके से भी आ सकता है C2H6 एक साथ, फिर CO बीच में, और फिर CH3 एक साथ। यानी कि कार्बन तो यहाँ भी 4 ही है, वही 2 कार्बन ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा, कार्बन 4 है, बस उसको संरचना अलग अलग हो गई, या तो CO बिल्कुल लास्ट में या CO बिल्कुल बीच में आएगा, वही CO दिख गया आपको तो कीटोन, ब्यूटेनोन। आगे हम देखेंगे C5H11CHO,
5 कार्बन है, 5 कार्बन का मतलब हो गया पेंटेन, नहीं 6 कार्बन है, 6 कार्बन मतलब हेक्स। 6 कार्बन के बाद में आपको यहाँ दिख रहा है सी एच ओ, सी एच ओ वही एल्डिहाइड, यहाँ आप वापस से देखिए सी एच ओ मतलब सी एच ओ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आपके लगेगा एल, एल लगेगा तो आप इसको कर सकते हैं हेक्सेन, हेक्सेन प्लस एल। संधि आपको अच्छे से आती होगी, तो ये संधि चल रही है कि हेक्सेन और एल क्या हुआ, हेक्सेन एल। इसके बाद में आप दोबारा देखिए, केवल आपको 4 की पहचान करनी है, एल्कोहल OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, कीटोन CO और एल्डिहाइड CHO। इसके अलावा वो जो फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी पहचान आपको सीधे सीधे दिखी जाते हैं, वो तो बिल्कुल अलग है। सिर्फ यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यहाँ पे फेर बदल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहाँ पे और कितने हैं, सिर्फ OH है तो एल्कोहल हो गया, और एल्कोहल में आपको लगाना है ओल, इसका अनुलग्न होगा ओल। अनुलग्न याद रखना है, नाम तो आपको पता लग ही जाएगा और नाम से आप अनुलग्न निकाल सकते हैं। एल्कोहल में ओल, बस एक एल्डिहाइड है जिसमें एल लगाते हैं शुरू वाला नाम, बाकी सब में लास्ट वाला नाम है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो गया, ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक लिक ओइक, कीटोन ओन, कीटोन में आपके पास ओन, ओइक अम्ल, ओल और एल, इस तरीके से आपके पास में ये चारों हो जाएंगे। अब आपके पास में संरचनात्मक समावेवी, ये आपने क्वेश्चन आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास दी हुई है तो आप इसके नाम बिना देखे आप इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे, आपको आ जाएंगे। अब पेंटेन में कितने संरचनात्मक समावेवी होते हैं, हमने देखा था ब्यूटेन के, ब्यूटेन, ब्यूटेन के देखे थे C4H10, ये होता है ब्यूटेन। इसके संरचनात्मक समावेवी थे 2, या तो सीधी या फिर एक कार्बन आ जाएगा, फोर्थ वाला कार्बन आ जाएगा सेकंड वाले पे तो वो हो जाएगा शाखित। इसी तरीके से पेंटेन, पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावेवी बन सकते हैं, तो 3 बन सकते हैं। ये आपको मैंने बताया कि सीधे आप याद कर लीजिए कि 3 कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा ये हो गया 5 कार्बन, 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला बन जाए। दूसरा बन सकता है 5 कार्बन में से एक कार्बन यहाँ से टूट के किसी पे आकर के लग जाए, मान लीजिए ये 4 की श्रृंखला है और ये आकर के लग जाए यहाँ पे, ये यहाँ पे लगे तो भी इसका नाम वही बनेगा, या फिर ये यहाँ पे लगे तो भी नाम वही होगा। जिधर होगा उधर से हम गिनना शुरू करेंगे, इधर होगा तो इधर से 2 नंबर पे लगा हुआ है तो हम इसको बोल देंगे 2 मेथेन, इधर से लगा हुआ है तो हम इसका इधर से गिनना शुरू करेंगे, तो ये नंबर ऐसे ही होगा 1 2, या फिर इधर से होगा तो 1 2, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के सेम ही है तो इसलिए ये अलग नहीं है, तो ये हो गया दूसरे टाइप का। और तीसरा ये हो सकता है कि यहाँ 3 तो सीधे हो, एक यहाँ लटका हुआ हो और एक यहाँ लटका हुआ हो, ये 3 ही तरीके के इसमें संरचनात्मक समावेवी बन सकते हैं। ये तीनों आपको ध्यान रखने, संरचना ध्यान नहीं रखनी, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने बनते हैं, 3 नाम भी होते हैं इनके, आइसो और नियो नाम से होता है, पर आपको नामकरण में इतना ध्यान नहीं देना। आपको नामकरण में जाएंगे तो बहुत डीप चले जाएंगे, नामकरण अगर आप इसका देखने चलेंगे IUPAC का अगर नामकरण तो बहुत कठिन चला जाता है। सिर्फ बेसिक जितना हल्का फुल्का नाम आपको जरूरी है, ये बेसिक नाम, एल्केन एल्किन एल्काइन का नाम, नंबर किस जगह पे, बस इतना सा आपको आ जाए तो आप इसके IUPAC नामकरण आराम से कर सकते हैं। मैं रूल में आपको बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा कि रूल में किस तरीके से कौन सा रूल क्या होता है, बेसिक से आपको बिल्कुल फ्रेंडली आपको इस तरीके से बताऊंगा कि जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम का है सिर्फ वो, वरना आप ये आप जो पढ़ रहे हैं ये मान लीजिए कि केमिस्ट्री का सबसे हार्ड टॉपिक होता है, साइंस वालों को भी हार्ड लगता है, इस तरीके से टॉपिक होता है ये, इसमें सब उलझ के रह जाते हैं। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि इन चारों के नाम आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये जो ब्रोमो, क्लोरो और एल्कोहल, ये चारों के नाम, नाम के बाद में उनकी पहचान, पहचान उसी तरीके से मैंने बताया कि जिस तरीके से लड़कियां अगर लिपस्टिक में लाल में से भी लाल छाट देती कि ये वाला लाल नहीं वो वाला लाल, उसी तरीके से आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखना है कि ये OH है, ये COOH है, सिर्फ OH जुड़ रहा है, कार्बन से आगे जुड़ रहा है सिर्फ OH, या फिर कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, C एक ऑक्सीजन फिर OH जुड़ रहा है, या फिर कार्बन से सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या कार्बन से हाइड्रोजन के साथ फिर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। वैसे आपसे इजी पूछेंगे तो आपको पहचान सीधे सीधे सामने दिखती हुई दिखेगी। इसको अगर आप कर लेते तो इस पे आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कल, इस पे आधारित भी, और हमने जितना भी अब तक पढ़ा है कार्बन के उसके बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन
हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप बस इतना याद करके आइएगा, ये आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। इतना ही अगर आप कर लेते हैं, जैसे वही था, हम जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आप 4 देखे थे, सिर्फ 4 का देख लिया वो काफ़ी है। इसी तरीके से इसमें भी 4 का, ये इसलिए क्योंकि ये अब चल रहा है एनसीईआरटी बेस्ड, और एनसीईआरटी में इतने ही आपके लिए दिए हुए हैं, तो सफिशिएंट होगा। तो इसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो आते ही हम सीधे क्वेश्चन करेंगे, आपको इतना याद करके आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट करते रहिए, हम देख रहे हैं आपके। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।